करेंगे व्हाट इज मेंट बाय रिसोर्स। रिसोर्स क्या है, ठीक है ना, क्लास 8th चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर ठीक 0। तो आइए देखते हैं आगे। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब कि हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, या इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें कंप्लीट करेंगे। हम पहले पढ़ेंगे रिसोर्स। हम क्या पढ़ेंगे, रिसोर्स। रिसोर्स क्या चीज है इसको समझने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्स यानी कि रिसोर्स की कितने किस्में हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे इसी में नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, और यानी कि ह्यूमन मीडिया, ठीक, और ह्यूमन एज ए रिसोर्स, ह्यूमन एज ए रिसोर्स, और ह्यूमन एज ए ह्यूमन को हम कैसे शुमार करते हैं रिसोर्स में, यानी कि नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करने जा रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कंजर्विंग रिसोर्स। कंजर्विंग यानी कि इस रिसोर्स को हमें तो कंजर्व भी करना है। अगर हम रिसोर्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़ेंगे, रिसोर्स क्या चीज है, हम देखेंगे कि इसके कितने किस्में हैं। हम देखेंगे नेचुरल, मैन मेड एंड मैन मेड या ह्यूमन मेड, और ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे जरूरी ये रिसोर्स को हमें कंजर्व भी करना है, क्यों कंजर्व करना है ये भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। पहले है रिसोर्स। देखो रिसोर्स क्या चीज है, कोई भी चीज जो अवेलेबल होगा एनवायरनमेंट में, कोई भी चीज जो अवेलेबल होगा एनवायरनमेंट में, और इसके अलावा इसके लिए क्या होना चाहिए कि टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। और ये टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल यानी कि टेक्नोलॉजिकली ये होना चाहिए कि इसको हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर सके, इकोनॉमिकली फिजिबल। अब ये क्या चीज है, और कल्चरली सस्टेनेबल ये क्या चीज है अभी हम देखेंगे, और एट हेल्प्स अस टू वंस नीड एंड वांट। यही कि कोई भी चीज जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जिसको हम टेक्नोलॉजी लगा के हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, है ना, कुछ अपनी सबीलें निकाल सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिकली फिजिबल ये होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास किसी जगह पे कोई ऐसी रिसोर्स, अभी हमें नहीं पता रिसोर्स क्या है, ऐसी चीज है एक रिसोर्स, अगर हमें यहाँ पे इनकम लगाते हैं 1 करोड़, क्या लगाते हैं 1 करोड़, इसको 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हमने तो की, लेकिन हमें कितना आ रहा है वापस नफा, 50 लेक्स। तो आप बोलो आप वो काम करोगे, अगर एक काम आप करोगे जिसमें 1 करोड़ आप लगाओगे, लेकिन आपको फायदा कुछ नहीं आएगा, बल्कि 50 लेक्स आपको नुकसान होंगे, आप वो काम करोगे नहीं करोगे। ये इकोनॉमिकली फिजिबल यानी कि इसमें जितना लग रहा है उससे ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए, है कि नहीं। एवरीथिंग इन द एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स, कोई भी चीज जो हमारी जिसकी वर्थ होगी, जिसकी यूज होगी, है कि नहीं, जिसकी यूटिलिटी होगी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिसोर्स। कोई भी चीज जो हम यूज करें, फॉर एग्जांपल अगर हम नेचर रिसोर्स की बात करेंगे, हमारे पास है सोलर या विंड एनर्जी, विंड पावर, ये क्या है, ये तो रिसोर्स है। फॉरेस्ट रिसोर्स जहां पे हर रोज बाकी चीजें निकालते हैं, एनिमल एज ए रिसोर्स है, बिल्डिंग्स वगैरह, ये सारी चीजें, क्रूड ऑयल है, प्रीशियस मिनरल स्टोन्स, ये सारी चीजें, सोलर एनर्जी, ये जो है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे पास है रिसोर्सेज, ये हमारे पास है रिसोर्स, ये हमारे पास है रिसोर्स, ठीक। यहाँ तक क्लियर। यहाँ से आप देख सकते हो रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या रिसोर्स हो सकते हैं, हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हो सकते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो सकते हैं, या हम मैन मेड कहते हैं उनको, और इसके अलावा हमारे पास होंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या मतलब ये कि जो कुदरत ने हमें दिया हुआ है, और इसमें हम कोई भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो नेचुरल रिसोर्स हो गया। जिनको हम फिर अडॉप्ट करते हैं, जिनको हम क्या एक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनको हम कहते हैं ह्यूमन मेड या ह्यूमन रिसोर्स। इसके अलावा है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या चीज है, जो इंसान खुद भी कोई काम करता है एज ए रिसोर्स, है ना। फॉर एग्जांपल हम लेंगे पहले नेचुरल रिसोर्स। हमारे पास नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे, वाटर है, लैंड है, एनिमल है,
ये सारी चीजें, रैन है, सन है, ये सारी चीजें क्या है, कुदरत ने रखी हुई है। ये एलिफेंट यहाँ पे है, ये गोट यहाँ पे है, हाँ, ये लैंड यहाँ पे है, ये वाटर है, ये रिवर है कि नहीं? और ये गाय है यहाँ पे, ठीक? इसके अलावा ये सारे माउंटेन्स, सन, रैन, हाँ, ये सारी चीजें जो हैं ये कुदरत में एज इट इज प्रेजेंट है, इनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे देखो आप, ये हमारे पास है मैन मेड रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल चेयर है, फॉर एग्जांपल टेबल फॉर एग्जांपल लैपटॉप फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है कि नहीं? ये सारी चीजें क्या है, ये है ह्यूमन मेड रिसोर्स, या हेलीकॉप्टर एरोप्लेन बिल्डिंग्स है, और इसके अलावा है ह्यूमन रिसोर्स। हाउ ह्यूमन इज एज अ रिसोर्स, ह्यूमन कैसे एज अ रिसोर्स है? देखो एक डॉक्टर है, वो जब भी कोई बीमार पड़ता है वो इसको क्या करता है, इलाज करता है, दैट मीन्स कि ये रिसोर्स है कि नहीं? और दूसरा है जो नर्स है, तीसरी है इंजीनियर, शेफ है, पुलिसमैन है, ये आपस में मिलके, टीचर अलग काम करता है, डॉक्टर अलग काम करता है। अगर हर एक डॉक्टर होगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? अगर हर एक टीचर होगा तो एज अ डॉक्टर को काम कौन करेगा? यानी कि ये सारे जब आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? तो आइए देखते हैं और आगे, आइए देखते हैं और आगे, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? ये जो मैंने आपको अभी दिखाया, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचुरल एंड आर यूज्ड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। जैसे कि एयर हमारे पास है, जैसे कि वाटर हमारे पास है, सॉइल हमारे पास है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें जो है ना ये नेचर में प्रेजेंट है, फ्री गिफ्ट्स हैं। इनको हम कुछ नहीं करते हैं, स्टोन्स को हम लाते हैं बेड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाटर को हम लाते हैं और डायरेक्ट पीते हैं, है कि नहीं? और सॉइल जो है ये एक रिसोर्स है, फॉसिल फ्यूल्स रिसोर्स है, मैरीन रिसोर्सेज हैं, हाँ, फिशेस को हम लाते हैं, खाते हैं, और ये या फॉरेस्ट रिसोर्सेज या ट्रीज को, हाँ, या लकड़ी को लाते हैं, ये सारी चीजें प्रेजेंट है नेचर में, और इसको कुछ भी ऐड अप या कुछ काम मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कभी-कभी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लकड़ी को काटना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं-कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल रिसोर्स आर क्लासिफाइड डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ये क्लासिफिकेशन जो नेचुरल रिसोर्स, अभी हम पढ़ रहे हैं नेचुरल रिसोर्स, और ये क्लासिफाई की गई है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो गया एक, यूज़ 2, ओरिजिन 3, स्टॉक 4th एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑफ लेवल ऑफ और डेवलपमेंट कितनी किस्म है, बेस्ड ऑन यूज कितनी किस्म है, बेस्ड ऑन ओरिजिन स्टॉक कितनी किस्म है, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इसके कितने अकसाम यानी किस्म है। अब देखते हैं पहले डेवलपमेंट एंड यूज, यानी कि दो हम पढ़ रहे हैं अभी। डेवलपमेंट एंड यूज, ऑन द बेस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ये हमारे पास है, एक एक्चुअल रिसोर्स, दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्स। एक्टिव रिसोर्स वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता हो, हाँ, फॉर एग्जांपल द एक्टिव रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज whose quantity is known, these resources are being used in present, है ना? यहाँ पे हमें पता है कितनी क्वांटिटी है, कितनी मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोल, जो रोहरेचन जर्मन में प्रेजेंट है, पेट्रोलियम है, या डार्क सॉइल है, हाँ, ये सारे जो चीजें हैं हमें इसकी क्वांटिटी पता है, कितनी कितनी क्वांटिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं एक्चुअल रिसोर्स। इसके बाद है पोटेंशियल रिसोर्स, वो रिसोर्स जिनके हमें कोई भी क्वांटिटी प्रेजेंट पता नहीं, वो आर दोज वेयर whose entire quantity may not be known and these are not being used at present। ठीक है ना? हमें ना इसकी क्वांटिटी पता है, ना कुछ पता है, मे बी ये यूज़ हम कर सकते हैं आगे, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, हमें पता है यूरेनियम में कितनी एनर्जी निकलती है ना? जब हम फिशन की बात कर जब हम फिशन की बात करते हैं, ठीक है? और फॉर एग्ज़ाम्पल यूरेनियम जो लद्दाख में पाए जाते हैं, इसके अलावा हाई स्पीड विंड्स जो हैं 200 ईयर्स पर
ईयर पर हमें इनकी पता ही नहीं, कम भी हो सकते हैं, कभी कभार ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये थी बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट एंड बेस्ड ऑन द। अब हम देखेंगे ऑरिजिन। अब हम देखेंगे ऑरिजिन। अगर हम ऑरिजिन की बात करेंगे, मैंने आपको बताया 5 में हमें पढ़ना है, ये थर्ड है ना? तो बेस्ड ऑन ऑरिजिन यहाँ पे हमारे पास है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक यानी कि लिविंग, बायोटिक यानी कि लिविंग, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग। फॉर एग्जांपल सॉइल है, रॉक्स है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें क्या है? ये है बायोटिक। और ये हमारे पास है एनिमल्स, प्लांट्स, ये क्या है? ये है बायोटिक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे बायोटिक एंड अबायोटिक में क्या डिफरेंस है? बायोटिक बायोटिक और एबायोटिक जो है ना, इस इनमें इन दो चीजों में क्या क्या डिफरेंस है? बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक। यहाँ पे है अब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स जो है ना, इनको हम और क्लासिफाई कर सकते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में। रिन्यूएबल रिसोर्स फॉर एग्जांपल सोलर है, फॉर एग्जांपल विंड है, फॉर एग्जांपल हाइड्रो है, फॉर एग्जांपल बायोमास है, ये रिन्यूएबल है, यानी कि इन चीजों को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? कोल है, एक बार खत्म हो गया तो हो गया। ऑयल है, गैस है, हाँ, ये सारी चीजें क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये बताया जा रहा है कि कुछ चीजें जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, ये वो रिसोर्स हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, दोबारा है कि नहीं? और ये अनलिमिटेड, सम ऑफ दिस अनलिमिटेड आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोलर लाइट है, फॉर एग्जांपल विंड है, ये खत्म ना होने वाली चीजें हैं। अल्लाह तबारक व तआला, मतलब ये कंसेप्ट अलग-अलग है। हम कहते हैं जो मुस्लिम्स की बात करें, तो हम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये सन रखा है, और जब तक वो चाहे तब तक ये सुबह राइज़ होगा, है कि नहीं? तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है सन, वो है सन, और ये कभी खत्म ना होने वाली है नहीं। इसके अलावा जो अगर हम बात करें रिन्यूएबल, हाँ, वी केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, है कि नहीं? फॉरेस्ट, ये सारी चीजें जो है ये अनलिमिटेड है। आप बोलोगे वाटर कैसे है? हमने वाटर साइकिल पढ़ा, तो दैट मीन्स कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म हो रहा है। मगर इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि जो एक बार यूज करें तो फिर दोबारा यूज नहीं कर सकते, दोबारा यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस है, फॉर एग्जांपल कोल है, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम है, फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें जो है ये रिन्यूएबल है, यानी दोबारा यूज नहीं कर सकते। अब है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज को कहते हैं जो स्पेसिफाइड होगा किसी एक लोकल में, एक जगह पे होगा। फॉर एग्जांपल ऑन द बेस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशंस, ये हमारे पास है एबिक्विटियस और लोकलाइज्ड। यानी इसका मतलब है ये रिसोर्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर, ब्रीथ, और एबिक्विटियस। एबिक्विटियस मतलब जो हर एक जगह पर प्रेजेंट होगा, इनको हम कहते हैं एबिक्विटियस। और जो कभी सर्टेन जगह पे प्रेजेंट होगी, और फॉर एग्जांपल ये एयर है, वाटर है, ये हर एक जगह में होगा। ये चाइना में भी होगा, पाकिस्तान में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, अज़रबैजान में भी होगा, उज़्बेकिस्तान में भी होगा, कज़ाकिस्तान में भी होगा, तुर्किस्तान में होगा, तुर्कमेनिस्तान में भी होगा। तो यानी हर एक जगह पे ये प्रेज़ेंट होगा। क्या कोल हर जगह पे प्रेज़ेंट होगी? क्या कॉपर हर जगह पे प्रेज़ेंट होगा? क्या गोल्ड हर जगह पे प्रेज़ेंट होगा? नहीं ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पर्टिकुलर जगह पे प्रेज़ेंट होती, जो प्रेज़ेंट होगी कहीं पर्टिकुलर जगह पे, उनको हम कहते हैं लोकलाइज्ड, है कि नहीं? हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये थे बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम देखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब हम देखेंगे ह्यूमन मेड। नेचुरल रिसोर्स की बात खत्म हो गई। अब हम देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स ही देखो, ये नेचर में प्रेजेंट है, ये नेचर में प्रेजेंट है, ये नेचर में प्रेजेंट है, ये कुदरत ने ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमारे पास लैपटॉप, ये क्या है? ह्यूमन मेड है कि नहीं? ह्यूमन मेड, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर लड़कियां क्या करेंगी? वो मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्या हमने कुछ नहीं किया? कल्पना चावला तो पहले अमेरिका खातून थी जो चांद पे चढ़ गई, और आपने यहाँ पे क्या लिखा? मैन मेड, है ना? अब इसके लिए सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ह्यूमन मेड। क्या लिखता हूँ? है कि नहीं?
तो यहाँ पे ये जो सारी, क्योंकि ये तो लगती है ना, ये काम तो मोस्टली औरतें करते हैं, तो कमेंट आएगी ऐसी। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये चीजें जो है, ये कौन बना रहा है? एक ह्यूमन बना रहा है कि नहीं? और यही समटाइम्स नेचर सब्सटेंसेस बिकम्स रिसोर्स ओनली। कभी कभार आप देख सकते हो लकड़ी तो जंगल में एक देवदार की शेप में है। अब इसको काटना है, मैं और फिर क्या टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको एक टेबल बनाया जा सकता है। इसको ऐसे यहाँ बनाया जा सकता है, इसको ऐसे बनाया जा सकता है, इसको यूज़ किया जा सकता है कि नहीं? और ये बता रहा है कि इसको यूज़ करने के लिए, इसको रिसोर्स बनाने के लिए हमें कुछ इसमें एडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है ना? और हम यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्स किसके लिए? बिल्डिंग के लिए, ब्रिज के लिए, रोड्स के लिए, मशीनरीज़ के लिए, ठीक है ना? इनको आप बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज़, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ये टेक्नोलॉजी जो है, ये क्या है? ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज़ हैं। अब है ह्यूमन रिसोर्स। मैंने आपको बताया कि कुछ पीपल्स कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनके पास नॉलेज होगी, स्किल होगी, टेक्नोलॉजी होगी, और यहाँ पे कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, ये सारे मिल के क्या करेंगे? अपने क्वांटिटीज को क्या करेंगे? हाँ, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे एबिलिटीज, हाँ, फिजिकल 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 स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल बेनिफिट्स, ट्रेनिंग, गोल्स, ये सारी चीजें आपस में मिल के क्या करेंगे? ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई ब्रिज खलीफा जैसी एक बिल्डिंग चाहिए, तो एक इंसान थोड़ी कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल। इसके लिए तो इंसानों की ज़रूरत है ना, अब इसके लिए रिसोर्स की भी ज़रूरत है ना, ये सारे मिलके ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करते हैं, ये रिसोर्स क्रिएट करते हैं, तो वैसे पॉसिबल नहीं है ना। तो आप देखो कंजर्व, अगर ये रिसोर्स इतनी चीज़ें हमें हमें मिलते हैं, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। अब रिन्यूएबल को छोड़ो, अब फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, हम वहाँ से सोलर हमारे पास होता है, सोलर नॉन रिन्यूएबल, फॉर एग्जाम्पल सोलर लाइट इसके हम यूज़ करते हैं, तो ठीक है। अब क्या है, कुछ रिसोर्स ऐसे हैं कि अगर हम ज़्यादा यूज़ इनका करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोल, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, और ये क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल है। ये क्या क्या है? नॉन रिन्यूएबल। अब ये चीज़ क्या होगी? ये खत्म होंगी, ये खत्म होंगी। अब इनको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन रिसोर्स को कम करना चाहिए इस्तेमाल, है ना? और दोबारा यूज़ करने चाहिए और रिसाइकिल करने चाहिए, है कि नहीं? और ये रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, रीयूज़ दोबारा यूज़ करनी चाहिए और रिसाइकिल बिन में लेनी चाहिए। और यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूएबल, एंड दिस इज नोन एज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स क्या करना है? कंज़र्व करना है। इसके लिए हमारे पास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि एक तो हमें अभी भी यूज़ करना है और फर्दर ये भी देखना है कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी रहे, है कि नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास है बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज़ ऑफ रिसोर्स आल्सो कंसिडर देम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही बताया जा रहा है कि एक तो हमें खुद के लिए यूज़ करना है, प्रेज़ेंट के लिए, और फर्दर जनरेशन के लिए भी यूज़ रखना है। इसके अलावा रिड्यूसिंग करना है, रिसाइक्लिंग करना है, रीयूज़िंग करने हैं, है कि नहीं? और बिकॉज़ और यहाँ ये अगर एक एटमॉस्फेयर पे भी कोई प्रभाव पड़ेगा, वो तो हर एक पे पड़ेगा, है कि नहीं? इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दिया हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में, ये रेस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये कंज़र्व कैसे कर सकते हैं हम? ये कुछ प्रोसेस दी हुए हैं कि हमें अपने घरों में, मैं बोल रहा हूँ कि रात के वक़्त अगर हम सोते हैं, तो हमें अपने घरों के स्विच क्या करने चाहिए? स्विच ऑफ करने चाहिए। स्विच क्या करने की चाहिए? ऑफ। इससे क्या होगा? इससे भी कंज़र्वेशन होगी। इससे भी क्या होगी? इससे भी कंज़र्वेशन होगी, हैं? अगर आपको कहीं पर लग रहा होगा नल क्या है? टैप जो है ना, वो क्या है? वो ओपन है। टैप क्या है? वो ओपन है। वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पे हमें जाके वहाँ पे उस टैप को बंद करना चाहिए। ये भी है क्या? कंज़र्वेशन। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। तो थैंक यू ऑफ इस चैनल स्टडी प्लेटफ़ॉर्म 307 को क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ पे आप मुझे क्या कर सकते हो? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पे इंस्टा आईडी पे जाके मैसेज कर सकते हो। तो इसको अपने दिल से, फेस से निकालना नहीं देना है, तो बने रहे। लाइफ इज़ अ जर्नी यार, अपना मज़ा है लाइफ में। जो हमारे लिए होगा वो हम तक पहुँचेगा, बस कुछ नहीं करने हैं। तो एक लाइन लेनी है और आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल के साथ स्टडी प्लेटफ़ॉर्म।
वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर सेकंड लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है ना, ये है हमारा चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 8th का। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले लैंड के मुतालिक, सॉइल के मुतालिक, वाटर के मुतालिक, नेचुरल वेजिटेशंस के मुतालिक और वाइल्ड लाइफ के मुतालिक। ठीक, आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। यानी कि सॉइल में पढ़ेंगे क्या, यानी कि लैंड में पढ़ेंगे क्या, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन वाटर में पढ़ेंगे क्या। इस चीज को हम देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में, यानी कि कंटेंट्स अगर हम बात कर रहे हैं तो इसी चीज को हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, एक बिल्डिंग बन रही है कहाँ पर, इस लैंड पे, है कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हो पेड़ पौधे हैं, बाकी चीजें हैं। तो ये लैंड यूज and its conservation. Now we will see here in this chapter, we'll try किस चीज को हम ट्राई करेंगे to understand what is land, what are the use of land and the conservation of land. Then we will go soil formation and its conservation. यहाँ पे हम देखेंगे सॉइल क्या चीज है और लैंड क्या चीज है, क्या सॉइल और लैंड में कोई अंतर है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। फिर हम देखेंगे वाटर प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशन। वाटर जो कि 97, जहां पे हमारे पास 70% जो हमारे पास प्रेजेंट में क्या है वो है वाटर, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास वाटर प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं। नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके मुतालिक हम बात करेंगे और इसके कंजर्वेशन के मुतालिक हम बात करेंगे। पहले देखते हैं हम लैंड। पहले हम देखते हैं लैंड क्या चीज है। लैंड जो है ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, है कि नहीं। मैंने आपको दिखाया, एक घर दिखाया, कुछ पेड़ दिखाए, वो सारे पेड़, वो सारे जो हमारे पास घर थे जो हमने देखे, वो किस पे थे? लैंड पे। हमारा मकान किस पे है? लैंड पे। तुम्हारा मकान किस पे है? लैंड पे। या हम देखेंगे प्रेजेंट वर्ल्ड की बात, अगर हम अर्थ की जो 30% जो लैंड प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पर देखो इसको कितने यूजेस है कि नहीं। यहीं पे हम सबसे ज्यादा जो कल्टीवेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर है, वो सारा जो है ना लैंड। ये बता रहे हैं कि 1/3 जो है ना टोटल अर्थ सरफेस का, वो क्या है, वो कवर्ड है लैंड से, है कि नहीं। और यहाँ पे लैंड पे डिफरेंट क्लाइमेट्स होंगे, है कि नहीं। इसके वजह से यहाँ पे डिफरेंट, कहीं कहीं पे डेजर्ट्स होंगे, यानी क्या मतलब लैंड इस तरीके का नहीं है ना। कहीं कहीं पे क्या है, रागिस्तान है, कहीं कहीं पे क्या है, माउंटेन्स है कि नहीं। कहीं कहीं पे क्या है, प्लेट्यूज है कि नहीं। और कहीं कहीं पे आपको जंगल्स देखने को मिलेंगे, डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे, प्लेन्स देखने को मिलेंगे, रिवर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एग्रीकल्चर, अगर हम सिटी को फॉर एग्रीकल्चर, इसके अलावा यहाँ पे डेंस पॉपुलेटेड एरिया भी वर्ल्ड में कहीं कहीं पे प्रेजेंट है कि नहीं। तो अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं लैंड यूज के। अब आपको मैंने इससे पहले भी बताया लैंड कहाँ कहाँ पे यूज होगा, बहुत सारी जगहों पे यूज होगा। वो एग्रीकल्चर में क्या होगा यूज, फॉरेस्ट्री में क्या होगा यूज, माइनिंग में क्या चीज होंगी यूज, लैंड बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड्स बनाने हैं आपको, इंडस्ट्रीज क्रिएट करने हैं आपको। और इसी को तो हम लैंड यूज कहते हैं। यानी कि लैंड यूज का क्या मतलब, लैंड कहाँ कहाँ पे यूज होता है। लैंड इंडस्ट्रीज में यूज होगा, लैंड फॉरेस्ट्री में यूज होगा, है कि नहीं। और इसके अलावा यहाँ पे ये
क्या डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं हम फिजिकल फैक्टर्स, द यूज ऑफ लैंड डिटरमाइन फिजिकल फैक्टर, यहाँ पे कैसे पता चलेगा लैंड कैसी है, हाँ किस तरीके से पता चलेगा, इसके टोपोग्राफी से, हाँ सॉइल से, क्लाइमेट से, मिनरल से, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से। ये है फॉर एग्जांपल जहाँ पे लैंड फर्टाइल होगी वहां पे पॉपुलेशन तो ज्यादा होगी, है कि नहीं, और टेक्नोलॉजी है या पॉपुलेशन है, ये सारी चीजें हमें ये चीजें बताती हैं। और यहाँ पे लैंड जो है ना ये प्राइवेट लैंड भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंसान की, और कम्युनिटी लैंड मतलब जहाँ पे शराकत में बहुत सारे होंगे, प्राइवेट लैंड मतलब जहाँ पे लैंड होगी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, और कम्युनिटी लैंड जहाँ पे कॉमन यूज होंगे, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, नट्स, मेडिकल ना मेडिकल हर्ब्स हैं, फोडर हैं। तो इसके अलावा इसको हम कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, यानी कि जो एक पर्टिकुलर का नहीं होगा। इसके अब है कंजर्वेशन ऑफ लैंड। अब तो हमें पता चला कि लैंड तो है इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, है कि नहीं, हमें पता चला अगर हमें बिल्डिंग ही बनाने हैं तो वो लैंड पे बनाने हैं, अगर बाकी चीजें करनी है वो लैंड पे करने हैं। और यही बताया जा रहा है कि अब इस लैंड को कंजर्व करने की भी तो जरूरत है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है ना, यहाँ पे लैंड की डिमांड बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, बिल्डिंग ज्यादा आ जाते हैं, आजकल इंस्टीट्यूशन ज्यादा। अब इस सारे चीजों के लिए क्या जरूरत है, लैंड जरूरत है। अब लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को ही हटाते हैं, और यहाँ की वजह से, जिसकी वजह से आप देखो विंटर्स की अगर हम बात करेंगे कश्मीर में, आप देखोगे इस विंटर में भी क्या था, पूरे तरीके से खुशक साली थी, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये अनइवन क्लाइमेट चेंजेस हैं, ये क्या करेगा, यही तो ग्लोबल वार्मिंग की निशानी है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफॉरेस्टेशन हमें करनी है, हमें लोगों को इन्फॉर्म करनी है, हमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के कम यूज करने हैं, हमें ओवर ग्रेजिंग से बचाने हैं, है कि नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, पोस्टर्स लगाएंगे कि क्या करना है, जमीन को प्रोटेक्ट करो, एफॉरेस्टेशन करना है कि जमीन को बचाना है, इस लैंड को लैंड रिसोर्स को बचाना है। तो फिर है सॉइल, जो थिन लेयर है किसकी, जो थिन ग्रेनी द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टेंस कवर ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज, जो ऊपर वाली हिस्से हैं, हमने पढ़ा था क्रस्ट मेंटल कोर, अब जो ऊपर वाला लेयर जो है इसको हम कहते हैं अर्थ की, उसको हम कहते हैं सॉइल, है कि नहीं। लैंड फॉर्म जो है ये हमें बताते हैं कि टाइप ऑफ लैंड, कैसी लैंड है, क्या ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, और जो ये सॉइल है ना ये किससे बनी हुई है, ऑर्गेनिक मैटर से, हाँ मिनरल से, वेदर रॉकर्स से। इसके अलावा ये क्या वेदरिंग की प्रोसेस से क्या बन जाती है, कंटिन्यूअस द राइट मिक्स ऑफ एनिमल मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर सॉइल फॉर्टाइल। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन पे इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन है, वो है पेरेंटल रॉक, इनके रॉक, पेरेंटल रॉक के मतलब कि इसका टेक्सचर क्या है, इसका केमिकल क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका मिनरल क्या है कि नहीं। तो ये हमारे पास है पेरेंट रॉक। इसके अलावा जो इन्फ्लुएंस करते हैं फैक्टर्स वो है फ्लोरा एंड फौना, जहाँ पे इफेक्ट रेट ऑफ ह्यूमस, जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे वहां पे तो सॉइल की फॉर्मेशन ज्यादा होगी, है कि नहीं, क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा रिलीफ यानी अल्टीट्यूड, यानी कि स्लोप कितनी ऊपर है कितनी नीचे है, और टाइम, सिंपल सी बात है ना, विद टाइम क्या लेयर एक बढ़ती जा रही है, एक एक लेयर आ रही है सॉइल की, तो सिंपली विद टाइम क्या हो जाते हैं, वी कैन डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल। और क्लाइमेट इन्फ्लुएंस रोल जो है ना, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ये तो सारी चीजें इस पे क्या करती है, इन्फ्लुएंस। और इसके अलावा है डेग्रेडेशन, डेग्रेडेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सॉइल इरोजन हो जाना, सॉइल इरोजन एंड डिपोलेशन आर द मेजर फैक्टर्स इन द सॉइल as a resource, but humans and its resource can lead to degradation ऑफ सॉइल, यानी कि ये डिग्रेडेशन क्या किसकी वजह से हो रही है,
डिफॉरेस्टेशन जब होगी, जब ओवर ग्रेजिंग होगी, जब ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स होंगे या पेस्टिसाइड्स होंगे, हाँ, या रेन वॉश होंगे, लैंडस्लाइड्स होंगे, फ्लड्स होंगे, इसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जब लैंड जाएगी, है कि नहीं, हाँ, उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सॉइल हो जाती है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हो जाती है। अब है मेथड्स, अब कौन से वे हैं सॉइल इरोजन के। पहला है मल्चिंग। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे कुछ बैरियर्स लगाए जाते हैं, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स, हाँ, है कि नहीं, काउंटर्स हैं रॉक डैम्स के जरिए से। इसके बाद है ट्रेस फार्मिंग, है कि नहीं, ट्रेस फार्मिंग भी है एक मेथड, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेस के जरिए से, ट्रेस यानी स्लोप्स, फ्लैट स्लोप्स बनाते हैं ताकि इस सॉइल इरोजन को बचाया जा सके, है कि नहीं। इसके अलावा है इंटरक्रॉपिंग, है, इसके अलावा है इंटरक्रॉपिंग, और इंटरक्रॉपिंग द grown in alternate rows and sown at different times to protect the soil from rain। एक है काउंटर प्लाइंग, ये है मेथड्स के, इसके मेथड्स इस सॉइल इरोजन के, इस सॉइल इरोजन के, हैं कि नहीं। तो अब ये हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कैसे कैसे हम अब इस कंजर्वेशन कर सकते हैं, हम एफॉरेस्टेशन करने हैं, हमें ओवर ग्रेजिंग कम करनी है, हमें यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स कम करने हैं, है कि नहीं। फिर है वाटर। अब वाटर क्या चीज है, वाटर आपको पता है, वाटर क्या है, रिन्यूएबल की नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, हम दोबारा यूज कर सकते हैं। और आपको पता है कि 70% जो है ना दुनिया में क्या है, वाटर है, इस अर्थ को क्या कहते हैं, इसलिए वाटर प्लैनेट। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वाटर, इवन की यहाँ पे 70% वाटर है, नियर नियर इक्वल 7% वाटर है, लेकिन 2.7% की वाटर ऐसे हैं जो हमारे लिए क्या है, जो हमारे लिए फ्रेश वाटर। और 70% जो है ना वो किस में है, शीट्स ऑफ आइस एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन्स ऑफ रीजन, आपको पता है अंटार्कटिका बर्फीली कॉन्टिनेंट है कि नहीं। तो अब यहाँ पे और एश शीट्स में इसका 70% क्या यहाँ पे ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर फिट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रेश वाटर जो फिट है किसके लिए, एक ह्यूमन को पीने के लिए, वो ओनली 1%, वो टोटली 1% है जो ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स और वेपर्स और एटमॉस्फेयर, फ्रेश वाटर देयरफॉर द मोस्ट। आप देखो इतनी परसेंट हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करने पड़ते हैं, फिर भी हमें 1% अवेलेबल है जो फ्रेश वाटर। इसके अलावा यहाँ पे इवापोरेशन है, प्रेसिपिटेशन है, रन ऑफ है, ये सारी मेथड्स हैं, ये सारी मेथड्स हैं, किसके मेथड्स हैं, कि हम इसको प्रोटेक्ट कर सके, हम इसको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, किसको प्रोटेक्ट कर सके। ये सारी मेथड जो है किसके हैं, ये सारी मेथड्स हैं वाटर साइकिल के। तो यानी कि ये मेथड्स हैं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये इसको, किसको, वाटर को प्रोटेक्ट कर सकते, बट ये जो है ना ये प्रोसेस नेचुरली है, यानी कि एवापोरेशन होते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं, बॉयल, यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे स्टीम, तो यहाँ पे फिर प्रेसिपिटेशन फिर स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। तो इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल, रिन्यूएबल रिसोर्स है ना। तो ये आपको मैंने पढ़ाया। अब है यहाँ पे एवरेज, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो 150 लीटर्स एक इंसान को जरूरत पड़ती है, जिसमें ड्रिंकिंग के लिए 3 लीटर्स, कुकिंग के लिए 4 लीटर्स, बाथिंग के लिए 20 लीटर्स, फ्लशिंग के लिए 40 लीटर्स, हाँ, वॉशिंग क्लॉथ्स 40 लीटर्स, यूनिट 20 लीटर्स, गार्डनिंग 23 लीटर्स। तो टोटल कितना बनता है, 150। अब आप देखोगे तो प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ए वन की इतनी वाटर, इतना वाटर होने के बावजूद व्हाई अफ्रीकन पीपल face such problems, why the Kashmirian peoples face some problems, why the peoples that are living in this world are facing such problems, why,
because there are 70% water available on the world, on the earth, but there are only 1% of water which is beneficial, which is fit to use, है कि नहीं? और इसके अलावा हम ये 1% भी अगर हमने क्या किया, अब जाया किया, अगर इस 1% को भी हमने कहाँ पे किया यूज, जहाँ पे आप देख सकते हो लोग मोटर लगाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को, टैब्स को, नलकों को, है कि नहीं? अगर हमने वो भी जाया किया तो अब ये चीजें एक साइड से आप देखो कितनी कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है लोगों को, और दूसरी साइड से अब ये बता रहे हैं कि कैसे हम इसको कंजर्व कर सकते, कैसे हम कंजर्व कर सकते। हम कंजर्व ऐसे कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज कर। एक तो हमें इस जनरेशन के लिए भी पानी जरूरत है, और पानी के बगैर कुछ चीज है ही नहीं, आगे भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें अवेयर करने चाहिए लोगों को, हमें पोस्टर्स निकालने चाहिए, हमें रैलीज निकालने चाहिए, हमें बताने चाहिए कि जब आपके पास घर में नल का यूज ना होता हो तो वहां पे आप अपना नल है उनको बंद कीजिए। हाँ, आप बता सकते हो लोगों को कि अगर आप कहीं पे भी देख सको कि कहीं पे भी आपका कोई टैप जो है वो खुला दिखाई दे, उसको बंद कीजिएगा। आप लोगों को बता सकते हो, आप लोगों को कंपेन कर सकते हो कि हमें कैसे वाटर को क्या करना है, इस्तेमाल करना है, छाकिना। और यही चीजें हैं हमें लोगों को बताने हैं कि हमें ये जो वाटर है ये गिफ्ट है from our from our गॉड, ये जो गॉड गिफ्ट है, ये जो गिफ्ट दिया गया हमें, हमें इनको जाया नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करने चाहिए, इन डल को पोllute नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें रिवर्स को पोllute नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? हमें जो चीज वो चीजें हैं जो वहां पे न डालने की है उनको वहां पे न डालना चाहिए, है कि नहीं? तो आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं और आगे, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन मैंने आपको बताया था ये बायोस्फीयर में आ जाता है। बायोस्फीयर अगर हम देखेंगे एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर और बाकी, तो इसके अंदर जो तीनों को बाउंड करते हैं, हाइड्रोस्फीयर भी है कि नहीं? तो ये तीनों, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे आयर, यहाँ पे और सॉयल, यानी कि एटमॉस्फेयर भी, लिथोस्फीयर भी और हाइड्रोस्फीयर भी, जो इन तीनों चीजों को इंटरलिंक करते हैं वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में इंटर रिलेटेड हैं, इंटर डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, है कि नहीं? और यहाँ पे जो है टिम्बर है, ये शेल्टर, वेजिटेशन क्या करते हैं या वाइल्ड लाइफ क्या करते हैं, ये देते हैं शेल्टर, ये देते हैं टिम्बर ये एनिमल्स को, और यह ऑक्सीजन देते हैं, है कि नहीं? ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, ये वाटर देते हैं कि नहीं, और फ्रूट्स देते हैं, हाँ नट्स देते हैं, हाँ लेटेक्स, कि नहीं? ये सारी चीजें ये कहाँ से हम हासिल करते हैं? प्लांट्स। तो यहाँ पे बर्ड्स हैं, हाँ इंसेक्ट्स हैं, ये सारी चीजें जो है ना ये कहाँ पे रहती हैं, ये भी मोस्टली आपको कहाँ पे दिखाई देगा, इन जंगलों में। और जंगल भी क्या करते हैं, उनके लिए हर एक चीज का सामान मैसर रखते हैं। और आप देखोगे डिकम्पोजर्स, इंसेक्ट्स जो है ना वो एक्ट करते हैं डिकम्पोजर्स। अगर इंसान मर जाए, अगर वो इंसेक्ट्स ना होंगे तो आप देखो इसका क्या हाल होगा बदबू से, है कि नहीं? और यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन है ना ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ये मॉइस्चर पे डिपेंड करते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे फ्रॉस्ट, यहाँ पे हमारे इस धरती पे फॉरेस्ट्स हैं, ग्रॉसलैंड्स हैं, शर्बस हैं, टुंड्रा है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट के, कहीं कहीं पे लेस लैंड है, कहीं कहीं पे हाईलैंड है, यानी कि ये दुनिया जो है ना, यानी कि ये जो दुनिया है ये बहुत वसी है कि नहीं? अब हम देखते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्स। अब ये चीजें हमने पढ़ी, अगर हम नेचर, अगर हमें फूड चैन, अगर हमें फूड वेब को क्या करना है, बैलेंस चीज तरीके में रखना है, तो हमें इस चीज को
करना ही पड़ेगा, है ना। अगर हम ये शेल्टर देते हैं और ये इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, और हमें भी क्या करना चाहिए, हमें डिफॉरेस्टेशन खत्म करनी चाहिए, हमें सॉइल इरोजन को रोकने के लिए इंतजाम करने चाहिए, हमें फॉरेस्ट फायर्स को बचानी चाहिए, सुनामी इनसे लोगों को जागरूक करने चाहिए, है कि नहीं, हमें उनको अवेयर करना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारी टाइगर्स हैं, हाँ, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे एलिफेंट्स है, डियर है कि क्रोकोडाइल हैं। ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, ये सारी चीजें इसी फॉरेस्ट में आ जाते हैं। ये लोगों को अवेयर करने चाहिए, वो भी जीवित है, उनको भी जीने का हक है, अधिकार है। और यहाँ पे ये बताया बताया जा रहा है कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर बीइंग मेड। अब यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि एक साइड से हमें करना क्या चाहिए, और दूसरी साइड से बताया जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हम वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, ये इनको बना रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमें कंपेन्स करने चाहिए, है कि नहीं, हमें कंपेन्स करने चाहिए। इसके अलावा हमें इंडिया में, इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर, डियर्स, ग्रेट इंडियन बुश रोड्स और पीकॉक्स और इलीगल, यहाँ पे ये इलीगल दिया गया है, यानी कि नेशनल पार्क बनाए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए, यानी कि एनिमल्स को, हाँ, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने की जो है ना, वो काम की जा रही है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म, क्लोज हो जाता है। तो आप हमारी चैनल को क्या कीजिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब 307, और यहाँ पे हमारी इंस्टा आईडी, जहाँ पे हमें आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू। तो बने रहे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक हमारे साथ बने रहे स्टडी प्लेटफॉर्म। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और नया सा चैप्टर, क्लास 8 का, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब जो आपको पता है, जमींदारी। हाँ, छा कि ना, यस और नो। हाँ, अथी मुतालिक शाज फॉर्मस, ठीक। एग्रीकल्चर के मुतालिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपने अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म 307 को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या समझने वाले हैं, किस किस चीज के मुताबिक हम पढ़ने वाले हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर, फार्म सिस्टम, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, agricultural development, a farm in India, a farm in USA, ये चीजें हम पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे टर्म एग्रीकल्चर है क्या, इसके कितने टाइप्स हैं, और फार्म सिस्टम क्या है, और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। और फिर हम थोड़ी सी डिफरेंस देखेंगे, एक वो जिम्मेदार जो अमेरिका में रह रहा है, जिसके पास से टेक्नोलॉजी है, जिसके पास से फैसिलिटीज हैं, जिसके पास सुविधाएं हैं, और एक उस इंसान के मुताबिक, इस फार्मर के, उसके फार्मर के मुताबिक, जो एक सिंपल देहाती फार्मर है, जो कश्मीर जैसे यूटी में रह रहा है कि नहीं। आए देखते हैं, हम देखते हैं आगे एग्रीकल्चर, व्हाट इज मेंट बाय एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, द साइंस, है कि नहीं, और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग including cultivation of soil for the growing of crops and rearing of animals, and to provide food, wool and other production. Rearing of animals, या प्रोवाइड, जहां से हम फूड प्रोवाइड हमें मिल सकते हैं, वूल मिल सकते हैं, प्रोडक्शन मिल सकते हैं, या जहां पे हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर जो है
यहाँ पे फ्रूट्स ग्रो होते हैं, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रियरिंग। इवन कि वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो 2-3% जो है तो वो किस पे डिपेंड है, वो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड। और इसके अलावा ये एग्रीकल्चर किस चीज पे डिपेंड है, अब कौन सी चीजें इस एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं, वो करते हैं क्लाइमेटल चेंज, है कि नहीं। क्लाइमेट कैसा होगा, सॉइल कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे बंजर जमीन है तो वहां पे कल्टीवेशन करना आसान है कि वहां पे जहाँ पे फर्टाइल जमीन, सिंपली जहाँ पे फर्टाइल जमीन होगी तो यही, या क्लाइमेट, मैं ये क्लाइमेट के हिसाब से भी होता है। और द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अराइवल लैंड, अराइवल। यहाँ तक क्लियर। और इसके अलावा अगर हम आगे देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट a finished product involves 3 types of economic activities। हमें फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करूं, शर्ट की हम बात करेंगे, ये मेरे पास एक प्रोडक्ट की फॉर्म है, एक शर्ट की फॉर्म में मिली, लेकिन क्या ये पहले से ही प्रिपेयर थी, क्या ये नेचर में गुंजाइश शॉर्ट कुल क्या गुंजाइश माचो। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रोसेस होती है। और ऐसी प्लांट्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट में, हाँ, प्रोडक्ट तक के अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कुछ प्रोसेस है, जिनमें से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी शामिल है। प्राइमरी एक्टिविटी जिससे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्स के। फॉर एग्जांपल हम एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कि अशु जमीन वबदावर, या अशु फिशिंग करान, या अशु गैदरिंग करान, ये एग्जाम्पल है प्राइमरी के। अब इनको क्या करना है, वंश अलग अलग चीज कर। फॉर एग्जाम्पल हमने तो वूल, एक सिलिक वार्म से हमने वहां से सिलिक निकाला, ठीक है ना, तो दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी। अब इसको कंपनी में लेके जाने, अब इसको गुड्स लेके, अब इसको कंपनी में लेके जाना है कि नहीं, वहां पे इसको क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है। और अब यहाँ पे वहां से एक शर्ट तैयार होगी, अब यह है सेकेंडरी। अब इस शर्ट को वहां से लेकर मार्केट तक पहुंचाना है, तो यह है टर्शरी। सम और ऐसी कि जहां से एग्रीकल्चर, ये तो प्राइमरी एक्टिविटी में। फिर जब मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील है, बैकिंग ऑफ ब्रीड है, वेयरिंग ऑफ क्लोथ्स है, ये तो सेकेंडरी में आ गई। फिर हमारे पास है तीसरी, दैट इज टर्शरी। टर्शरी में क्या आते हैं, ये ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये एक्टिविटी किस में आ जाती है, इसमें आती हैं टर्शरी में, किसमें आ जाते हैं, टर्शरी में। ठीक, शाकिन्ना। अब है वर्टिकल्चर, यानी वर्टिकल्चर क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ऐसी हमारे पास है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। ऐसे हमारे पास है सीरीकल्चर। सीरीकल्चर मतलब जहां पे हम सिलिक वार्मर्स की रेयरिंग करते हैं। इसके बाद है एग्रीकल्चर, जहां से हम सॉयल राइजिंग क्रॉप्स रेयरिंग लाइव स्टॉक करते हैं, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। पेस्टिकल्चर यानी पेस्टिकल्चर यानी फिशेस। और यहाँ पे ये भी बताया गया है, पुलाइंग है, सोविंग है, एग्रीकल्चर इरिगेशन है, वीडिंग है, हार्वेस्टिंग है। ये सारे प्रोसेस हैं जो कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, इस फार्म में। अब हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ फार्मिंग, टाइप ऑफ फार्मिंग। अब हम देखेंगे, देखो फार्मिंग के लिए टेक्नोलॉजी बाकी सब चीजों की यूज पड़ेगी, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें प्रोडक्शन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी।
तो इसके लिए हमारे पास है सब्सटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। ये सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है? सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है? सब्सटेंस फार्मिंग ये फार्मिंग होती है जहां पर एक सैंपल, हम बात करेंगे एक उस इंसान की जहां पे वो काम करता है ताकि फैमिली का नीड्स फुलफिल हो जाए। यही दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मिंग फार्मर्स फैमिली। और इसके अलावा यहाँ पर लो टेक्नोलॉजी सिंपली होगी यूज, हाँ, हाउस होल्ड लेबर होंगे, है कि नहीं। और अगर हम सस्टेनेंस की बात करेंगे, सस्टेनेंस फार्मिंग की, और सस्टेनेंस फार्मिंग में दो किस्म है। एक हमारे पास है इंटेंसिव, एक है प्रिमिटिव। इंटेंसिव फार्मिंग मतलब the farmer cultivates a small plot of land using small tools and more labor। यानी कि टेक्नोलॉजी तो कम होगा लेकिन लेबर ठीक ठाक ज्यादा इसमें इस्तेमाल की जाएगी। The climate with a large number of days with sunshine and fertile soil permits growing up। For example, हमारे पास wheat है, maize है, pulses हैं, oil seed हैं। तो इंटेंसिव सस्टेंस एग्रीकल्चर जो है ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ एंड साउथ एशिया। ठीक। और इसके बाद अगर हम प्रिमिटिव, मैंने आपको बताया था सस्टेनेंस जो है ना एग्रीकल्चर, उसमें दो प्रकार, एक है इंटेंसिव, है ना, तो दूसरा है क्या? प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव जो सस्टेनेंस है इसमें भी एक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरे हैं नोमैटिक। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो अमेज़न फॉरेस्ट्स या पे ट्रॉपिकल अफ्रीका या साउथ ईस्ट एशिया या नॉर्थ एशिया एशिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी और जल्दी जल्दी वेजिटेशन क्या हो जाती है, जल्दी जल्दी वेजिटेशन रिजनरेट हो जाती है। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये एक जगह पे रहते हैं, उसको वहां पे जलाते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ पे ये शिफ्ट कल्टीवेशन करते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। फिर है नोमैटिक कल्टीवेशन। नोमैटिक कल्टीवेशन यहाँ पे सहारा, सेंट्रल एशिया और कई कई राजस्थान, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या जाते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है कि नहीं। उनके लिए पर्टिकुलर टाइम तक रहते हैं, फिर दूसरी जगह पे जाते हैं। उनके साथ कुछ चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल कैमल होते हैं, शीप या गोट, हाँ, यहाँ पे ये मिल्क विल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट, वूल है, हाइड्स, ये सारी चीजें जो इनको मीट जो है ना वो चीज फुलफिल। अब हमारे पास है दूसरी फार्मिंग, वो है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग जहाँ पे एक जो लैंड ओनर होगा वो बहुत ज्यादा जमीन उसके अंडर होगा, वहां पे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। तो यही बताया जा रहा है कि इन commercial farming are grown and animals are reared for sale in market, the area cultivated and the amount of capital used large, यहाँ पे बहुत सारी मशीनों का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे या यूरोप एशिया की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग इस्तेमाल होती है कि नहीं। तो अब हम देखेंगे आगे मिक्सड फार्मिंग। यानी कि मिक्सड फार्मिंग वो फार्मिंग है जहाँ पे ग्रोइंग फूड एंड फोल्डर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक एक्सट्रैक्शन, यानी कि जहाँ पे दोनों, है ना, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, है कि नहीं, इन जगहों पे ये पाए जाते हैं। प्लांटेशन, सिंपली जहाँ पे प्लांटेशन हो, फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफी, शुगर कैन, हाँ, कैशू, रबर, बनाना, कॉटन, ये सारी चीजें हो तो उसको हम कहते हैं प्लांटेशन। और प्लांटेशन जो है ना ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, मलेशिया में रबर पाए जाते हैं,
ब्राज़ील में कॉफ़ी पाई जाती है, इंडिया में टी पाई जाती है और श्रीलंका, बहुत सारे का ये एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ-जहाँ पे प्लांटेशन का यूज़ हो जाता है ज़्यादा। मतलब मतलब प्लांटेशन जो है ना वो भी यूज़ होती। मेजर क्रॉप्स, अब हम पढ़ेंगे कुछ मेजर क्रॉप्स के मुतालिक और इनका टाइम क्या होता है। वीट पढ़ेंगे, राइस, मेज, मलेटस, जूट एंड कॉटन। हम देखेंगे कब कब इनका टाइम होता है और कहाँ तक ये रहते हैं। राइस की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम वो जो राइस है मेजर फूड क्रॉप है दुनिया का और स्टेपल स्टेपल डाइट भी माना जाता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। और इसके अलावा इसके लिए हाई टेम्परेचर होना ज़रूरी है, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ज़रूरी है, ठीक है ना। और ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इंडिया में और जापान में, श्रीलंका में, इजिप्ट में, हाँ, इसके अलावा वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, ठीक है ना। यहाँ पे दो तो तीन दो से तीन क्रॉप्स ग्रो होते हैं इन जगहों पे, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे इसके बारे में, वीट के बारे में। देखो वीट जो है ना इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। इसके लिए क्या था, हाई टेम्परेचर राइस के लिए, और इसके लिए क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल होना चाहिए, ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए। और यूएसए है ना, यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ यहाँ पे पाए जाते। और इसके अलावा अगर हम करेंगे बात मलेंटस की, तो ये कोर्स ग्रेन है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, कोर्स ग्रेन। और यहाँ पर लेस फर्टाइल एरिया में भी ये प्रेजेंट है और सैंडी सॉइल में भी ये प्रेजेंट है। इसके लिए क्या चाहिए, लो रेनफॉल, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर है। ज्वार, बाजरा, रागी इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा नाइजीरिया, चाइना, नाइजर, यहाँ पर ये पाया जाता है मलेटस। राइस, वीट और हमने मलेटस पढ़ा। राइस के लिए हाई टेम्परेचर, वीट के लिए लो ही टेम्परेचर है कि नहीं। और उसके लिए कोई टेम्परेचर का कोई मसला ही नहीं है, मतलब बंजर जमीन पे भी ये होता है, मतलब लेस फर्टाइल। मेज की अगर हम बात करेंगे तो लेस मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, rainfall and lots of sunshine। तो यहाँ पे जो है ना नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको, यहाँ पे ये पाया जाता है। कॉटन जो है ना हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, हाई रेनफॉल की जरूरत, लाइट रेनफॉल की जरूरत पड़ती है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे चाइना है, यूएसए है, हाँ, इसके अलावा इंडिया है, यहाँ यहाँ इन जगहों पे ही पाया जाता है। पाकिस्तान है, ब्राजील है, इजिप्ट है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। किसको गोल्डन फाइबर कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, किसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और ये जो है ना वेल ऑन एल्यूलाई एंड रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कॉफी एंड टी, कॉफी एंड, अब है कॉफी। तो कॉफी के लिए क्या जरूरत है, अगर हम कॉफी और टी की बात करेंगे तो कॉफी के लिए वार्म और वेट क्लाइमेट की जरूरत है, ठीक। और यहाँ यहाँ पे ब्राजील जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी है। इसके बाद है कोलंबिया, इसके बाद है इंडिया, ठीक। अब है टी। टी जो है ये भी प्लांटेशन में आता है और यहाँ पे कोल क्लाइमेट की जरूरत है। इसके अलावा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल की जरूरत है। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, यहाँ पे ये जो है ना बेस्ट क्वालिटी हमें मिलती है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, यानी कि हाई डेवलपमेंट जितनी होगी उतनी तो हमारे पास फसल आएंगे। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ, यहाँ पे जहाँ पे डेवलपमेंट होगी, जितनी डेवलपमेंट होगी यूएसई
और इंडिया की अगर हम बात करेंगे, अभी हम समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है जो यूपी में रहने वाला है, ठीक है ना। तो इसके पास थोड़ी सी जमीन है और ये थोड़ी सी चीजें, थोड़ी सी, मतलब यहाँ पे क्या करता है, फेलोज इसके पास है, कुछ हैनस इसके पास हैं, हाँ, मुनालाल, और सैंपल सी, मतलब थोड़ी सी जमीन है। यानी कि इसके पास उतनी वेल डिफाइंड जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए ये इस काम करता है। अब अगर हम यूएस की बात करेंगे, एक फार्मर की जिसके पास 215 हेक्टेयर जमीन, उसके पास टेक्नोलॉजी है, वहाँ उसके पास वाटर देने के लिए मशीन हैं, और सिंपल सी बात है, ये एक बिजनेसमैन की तरफ इसको लेते हैं, और ये एक तो अपने खुद को भी खाता है और बाकी जो है ना, बाकियों को मार्केटिंग भी करता है। तो ये थी कहानी एग्रीकल्चर के बारे में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और थैंक यू। स्टडी प्लेटफॉर्म 307 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारी जो इंस्टा आईडी है अयाज बट 43, यहाँ पे जाके आप हमें मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं एस अहमद, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है इंडस्ट्रीज। यानी कि इंडस्ट्रीज के मुतालिक हम पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में। क्या कुछ इंडस्ट्रीज किसको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जब भी हम मार्केट में जाते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स वहां पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम क्लोथ्स वहां पे देखते हैं, लेकिन हमें एक शर्ट, मैन्युफैक्चर शर्ट वहां पे मिल जाती है, और लेकिन इससे पहले ये कहाँ-कहाँ से आ जाते हैं। और एक कॉटन टू फैब्रिक, अगर आपने क्लास 7th के साइंस में पढ़ा होगा, याद होगा, तो वहां पे हम पढ़ते हैं फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि कैसे एक फाइबर से फैब्रिक बन जाता है, यानी कि शर्ट कहाँ से वजूद आते हैं। हाँ, है ना। तो इसी चैप्टर में, इस लेक्चर में, हम इंडस्ट्रीज के मुतालिक देखेंगे, इंडस्ट्रीज के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं पहले हम इस चैप्टर में, यानी कि इस लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे ये इंडस्ट्रीज होती क्या है, इंडस्ट्रीज होते क्या है। फिर हम देखेंगे कि इन इंडस्ट्रीज को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि जो इनके डिविजन्स होंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये जो इंडस्ट्रीज हैं, क्या ये छोटी सी इंडस्ट्री है, या ये बड़ी इंडस्ट्री है, या ये मीडियम टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, और कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। और फिर हम देखेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कहाँ कहाँ पे हम ये बना सकते हैं, कहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाएंगे। क्या पहाड़ों पे इंडस्ट्रीज बनाना ज्यादा बेहतर है, या एक प्लेन एरिया में इंडस्ट्रीज बनाना ज्यादा बेहतर है। कहाँ का कौन कौन से फैसिलिटी होने चाहिए एटलीस्ट, है ना, जहां पे हम इंडस्ट्रीज बना पाएंगे। है इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे। जमशेदपुर, हाँ, ठीक है ना, इसके मुतालिक थोड़ा सा यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, उसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। हाँ, पुट्सबर्ग, इसके पुट्सबर्ग इंडस्ट्री जो यूएसए में है, तो इसके मुतालिक हम देखेंगे। यानी कि इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे वीडियो में हम इंडस्ट्रीज के मुतालिक बात करने जा रहे हैं। ये इंडस्ट्री है क्या, और कैसे इंडस्ट्रीज में ये कपड़े तैयार होते हैं, कैसे स्टील होते हैं, और ये इंडस्ट्री जो कपड़े बनाते हैं, जो स्टील बनाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, कौन कौन से प्रोसेस हो जाते हैं इसमें। और डायरेक्ट हमारे पास शर्ट पहनी हुई है, तो ये शर्ट डायरेक्ट तो ऊपर आसमान से तो नहीं आती है ना, इसके रॉ मटेरियल्स होते हैं कि नहीं। हाँ, एक धागे से लेकर जो एक पूरे शर्ट की कहानी हम समझने की कोशिश करेंगे। हैं, इस पूरे को समझने, कैसे ये बन जाता है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री क्या है।
पहले इंडस्ट्री आप जब जब भी इंडस्ट्रीज के बारे में आपको क्या आ रहा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा कारखाना है, जहाँ से धुआं निकल रहा है। ये इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यानी कि जहाँ प्रोडक्शन होगी, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होगी, जहाँ पे गुड्स को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, जहां से मिनरल्स को निकाले जाएंगे, है कि नहीं। इसके अलावा जहां पे सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हैं, जहां पे प्रोडक्शन गुड्स होते हैं। हमारे पास कोल माइनस है कि नहीं, माइनिंग, जहां पे क्या हो जाते हैं, एक्सट्रैक्शन हो जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास टूरिज्म इंडस्ट्रीज हैं, जहां पे क्या हो जाते हैं, सर्विस दी जाती है। यानी इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इकोनॉमी का एक ऐसा एक्टिविटी, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम तीन चीजें हो जाती हैं। या हमारे पास कहीं कहीं पे क्या होगा, कहीं कहीं पे अट्रैक्शन ऑफ गुड्स होंगे, है कि नहीं, और कहीं पे अट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स होंगे, और कहीं कहीं पे ये इंडस्ट्रीज क्या देंगे, ये सर्विसेज देंगे। ये क्या करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे सर्विस, ये प्रोवाइड करेंगे सर्विस। यहाँ तक हमें इंडस्ट्री का मतलब पता चल गया, इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीजें होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब मसला है कि क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे, और ये क्लासिफिकेशन कैसे हम करते हैं, कैसे हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं, कैसे हम पता चलते हैं, हम ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल्स करते हैं, ऑन द बेस ऑफ साइज करते हैं, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप करते हैं। मतलब क्या, रॉ मटेरियल्स की बुनियाद पे कैसे हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी दुकान पे जाना होगा, किसी पे मंडी होगी, जहां पे क्या होगी, जहां पे मीट की मंडी, तो हमें पता चलता है यहाँ पे मीट हमें मिलेगा। कहीं कहीं पे क्या होगा, सब्जी की मंडी होगी, है। हमें पता चलता है कौन सा दुकान किसको कौन कौन सा चीज जो है ना, वो बेचता है। तो सिंपल सी बात है, ऐसी रॉ मटेरियल की बुनियाद पे हमें पता चलता है कौन सी इंडस्ट्री क्या है। और साइज की बुनियाद पे कौन सी बड़ी है, छोटी है। ओनरशिप, अब इसका चलाने वाला कौन है, क्या ये गवर्नमेंट ओनरशिप, इसका ओनर जो है वो स्टेट ओनर्ड है, क्या ये कोई प्राइवेट एक बंदा चलाता है। इसके बुनियाद पे हमारी जो इंडस्ट्रीज है, इसको क्लासिफाई किया जाता है। अब हम देखेंगे रॉ मटेरियल की बुनियाद पे। अगर हम रॉ मटेरियल की बुनियाद पे देखेंगे, तो हमारे पास रॉ मटेरियल की बुनियाद पे हमारे पास है चार टाइप्स। कितने हैं? चार टाइप्स। एक है एग्रो बेस्ड, एक है एग्रो बेस्ड, दूसरा क्या है, मिनरल बेस्ड, दूसरा क्या है, मिनरल बेस्ड, तीसरा क्या है, मैरीन बेस्ड, तीसरा क्या है, मैरीन बेस्ड, और चौथा क्या है, फॉरेस्ट बेस्ड। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, जहां पे हम प्लांट्स और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल यूज करते हैं। रॉ मटेरियल क्या चीज है, रॉ मटेरियल जो बेसिक हम जहां से हम कोई भी चीज बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल। अब जहां पे हम एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। यानी कि फॉर एग्जांपल, जहां पे हमें वेजिटेबल्स, ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, ये सारी चीजें, लेदर इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें जो है ना, ये एग्जाम्पल हैं इस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के, इस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के। अब हम देखते हैं दूसरा, वो है क्या, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पे यूज होता है मिनरल ओर्स एज ए रॉ मटेरियल्स। कौन होते हैं, मिनरल ओर, जहां पे हमें रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है, इसको हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करेंगे आयरन मेड फ्रॉम ओर, है कि आयरन ओर, अगर हमें आयरन बनाना हो, तो कहाँ से, हमारे पास डायरेक्ट आयरन की एक रॉड मिलती है ऊपर से, किसी पहाड़ को हम खोलेंगे, वहां की आयरन की एक रॉड मिलती है। अब हम वो घर में यूज करते हैं नहीं, बल्कि एक ओर्स होते हैं, वहां पे एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, वहां से ये आयरन छोटे छोटे पीस में मिल जाते हैं, है कि नहीं। और इस ओर्स को हम क्या कहते हैं, आयरन ओर। यहाँ पे जो ये है ना, ये आयरन ओर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन, और इसी को हम क्या कहते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। यही तो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। और यहाँ पे रॉ मटेरियल जो होता है, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, हैवी मशीनरी जो है, बिल्डिंग जो है, यहाँ रेलवे जो है, यहाँ पे ये आयरन यूज किया जाता है। ऐसे है मैरीन बेस्ड। मैरीन बेस्ड क्या है,
जहाँ पे हम वो रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं जो रॉ मटेरियल्स हमें सीज और ओशन से मिल जाते हैं। सीज और ओशन से जब हमें रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं, ठीक है ना, और इसको जब हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं मैरीन बेस्ड, मैरीन बेस्ड है कि नहीं, फिश ऑयल। ये जो है ये एग्जांपल है किसके, इस मैरिन इंडस्ट्री के। इसके अलावा है फॉरेस्ट्स बेस्ड, सिंपली जब हम फॉरेस्ट से क्या लेते हैं, रॉ मटेरियल्स लेते हैं, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हमें पास है पल्प एंड पेपर, जहां पल्प से हम पेपर को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं ना। पेपर डायरेक्ट तो मिलता नहीं है ना, जब हम क्या करते हैं, एक पेड़ को काटते हैं, फिर उसमें प्रोसेस होती है ना। उस लकड़ी को कैसे हम छोटे-छोटे पीसेस में, छोटे-छोटे थिन लेयर्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वो मशीनरी के ज़रिए हो जाएगा ना, डायरेक्ट तो नहीं होगा ना। और इसमें एक प्रोसेस लग जाती है कि नहीं? और इसी को हम कहते हैं फॉरेस्ट बेसिस, जहाँ पे हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगा, जो बेसिक रॉ मटेरियल होगा, वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, फॉरेस्ट से। सिंपली ये बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं आगे, साइज की बुनियाद पे हम देखेंगे कैसे हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। देखो बेस्ड ऑन साइज, अगर हम साइज की बात करेंगे तो हमारे पास है स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। अब हमें कैसे कैसे हम बोल सकते हैं ये स्मॉल है ये लार्ज है। अब इसको देखने के लिए हमारे पास देखना होता है कि इसका कैपिटल जो है वो कितना इन्वेस्ट है, वहां पे कितने नंबर ऑफ पर्सन जो है काम कर रहे हैं, या इसकी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या है। इस बुनियाद पे हम देखते हैं हमारे पास दो किस्म की इंडस्ट्रीज है, एक कौन सी है, स्मॉल स्केल, एक कौन सी है, लार्ज स्केल। अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री, ये जो है ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और जहाँ पे हमारे पास मैन्युफैक्चर होता है किससे, हाथ से, आर्टिस्ट्स, आर्टिस्टन्स वहां से होते हैं, तो है ना, बास्केट वीविंग, ये हैंडीक्राफ्ट जो मशीनरी है, हैंडीक्राफ्ट टेक जब ये जहाँ पे इस्तेमाल होता है, वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वहां पे कम ही लोग होंगे, वो है कि नहीं। अब जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं होगा, यहाँ पे इतनी कैपिटल होगा नहीं होगा। अब दूसरी साइड से देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसी होगी सिल्क वीविंग, अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, इंक्रीज हाई प्रोडक्शन होगा, वहां पे मशीनरी का यूज किया जाएगा, वहां उसको हम क्या कहते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जहाँ ज्यादा कैपिटल होगा, जहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होंगे, है कि नहीं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता होगा। ये सब जब ये सारी चीजें होंगे तो उसको हम कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक, क्लियर। अब हम देखेंगे आगे। अब हमारे पास है ओनरशिप की बुनियाद पे, ओनरशिप यानी कि ये किसके अंडर आ जाता है, प्राइवेट। क्या ये प्राइवेट का है, किसी खुद किसी ने बनाया है, या स्टेट ओनर्ड है, या स्टेट ओनर्ड यानी पब्लिक ओनर्ड है। क्या ये पब्लिक का है, यानी कि जैसे हम बोल रहे हैं कभी कभी हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल क्या होता है, वो तो पब्लिक का होता है ना। तो ऐसे यहाँ पे हॉस्पिटल की बात नहीं हो, यहाँ पे होती है इंडस्ट्री की बात। क्या कोई इंडस्ट्री पब्लिक इंडस्ट्री है, या प्राइवेट इंडस्ट्री, या ज्वाइंट सेक्टर है, या कोऑपरेटिव सेक्टर है। अब हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर क्या मतलब। प्राइवेट सेक्टर का मतलब कि अगर ये एक इंडिविजुअल का है, ओनर्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, अगर कुछ लोग मिलके एक इंडस्ट्री बनाई और इनका जो बेनिफिट होगा वो इन्हीं लोगों को मिल रहा होगा, तब उसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। अब अगर पब्लिक है, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान ऑर्गेनाइट्स लिमिटेड है, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये चीजें जो है ये है पब्लिक। ये क्या है, पब्लिक, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई। या ज्वाइंट सेक्टर है, जहाँ पे ओनर्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल, जहाँ पे स्टेट भी मदद कर रहा हो और जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स भी होंगे, या एक इंडिविजुअल भी होगा जो क्या करेंगे, हाँ, जो क्या करेंगे, जो इस को बनाएगी, इंडस्ट्रीज को बनाएंगे, उसको हम कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक, और इसके बाद है कोऑपरेटिव। फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, ओनर्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जहाँ पे फॉर एग्जांपल मिल्क की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जब कोई एक ऐसी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाते हैं, इसी एनिमल प्रोडक्ट्स, अगर इन्होंने अपने इंडस्ट्रीज खोली हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं
कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक, तो अब हम देखते हैं फैक्टर्स इफेक्ट। देखो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे सिंपली, अगर हमें कहीं जगह किसी जगह पर इंडस्ट्रीज को बनाना है, अब हमें देखने हैं ना वहां पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वहां पे रॉ मटेरियल आसान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज खोलनी है और हम किसी रेगिस्तान में एक इंडस्ट्रीज को ओपन करेंगे, सिंपली वहां पे कैसे पहुंचाएंगे पहले ये रॉ मटेरियल, है कि नहीं? तो फॉरेस्ट के नजदीक खोलने ज्यादा बेहतर है। वहां पर क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, वहां पर लैंड उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए, है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, किसी इंडस्ट्री को खोलने का प्लान है लेकिन वहां पे हमारे पास लैंड ही नहीं है, तो कैसे खोलेंगे? लैंड होना चाहिए, है कि नहीं? उसके लिए वाटर होना चाहिए। अब ये देखना है कि इंडस्ट्री कौन सी है, उसके हिसाब से को रिक्वायरमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल कोल इंडस्ट्री खोलनी चाहिए तो वाटर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रोजेक्ट खोल होगा तो वहां पे ये सारी चीजें होनी चाहिए, है कि नहीं? लेबर कितने होने चाहिए, लेबर जहाँ पे अवेलेबल होगा लेबर, है कि नहीं? अब किसी उस जगह पे हमने बनाया जहाँ पे लेबर दिन में डरते हैं काम करने से, वहां पे तो मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? पावर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह आप सामान लेना है। अब तो गुड्स बन गए लेकिन मार्केट भी होना चाहिए, है कि नहीं? पास में ही मार्केट हो, जहाँ पे पास में मार्केट हो, ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे हो, है कि नहीं? रेलवे होना चाहिए आसान से, अगर सी पोर्ट्स भी होंगे तो दैट इज वेरी गुड, बेटर है। ये सारी सुविधाएं जहाँ पे होंगे वो चीजें क्या करते, इफेक्ट करते हैं इस इंडस्ट्री सेक्टर को। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। देखो इंडस्ट्रियल सिस्टम में तीन चीजें होती हैं। एक होता है इनपुट जिसको हम रॉ मटेरियल कर लाते हैं, फिर इसको में प्रोसेस हो जाते हैं और फिर ये हम मार्केट में बेचते हैं। इनपुट क्या है? फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स है, जहाँ पे इनपुट्स में क्या क्या आ जाते हैं, रॉ मटेरियल्स, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें इस इनपुट में आ जाती हैं। अब जब यहाँ पे प्रोसेस हो जाते हैं और जब इस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में, फिनिश्ड प्रोडक्ट में तैयार किया जाता है, तब हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोसेसेस कहते हैं। और जब ये आउटपुट बन जाता है, अब इस आउटपुट को कहाँ पे, एंड मार्केट तक पहुंचाना है, एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम इन अर्नड फ्रॉम इट। नाउ हमें क्या, एक फाइबर से लेकर एक फैब्रिक तक, एक फाइबर से लेकर एक शर्ट तक, जो हमें ये कहानी है, यहाँ पे जब हमने रॉ मटेरियल लाया, एक धागा लाया, है ना? धागे से लेकर एक शर्ट तक की कहानी क्या है, हमने धागा लाया और फिर क्या किया, एक धागा नहीं बल्कि सिलिक हम वहां से ना, कोकून से भी हम लेते हैं, या फाइबर हम कहाँ से लेते हैं, जानवरों की खाल से, है ना? वहाँ से जो फिर लेदर हम जैकेट्स पहनते हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पे फाइनल हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए, हमें कहीं से चाहिए, हमें मार्केटिंग करनी है ना? इन केस ऑफ टेक्सटाइल द इनपुट्स में भी कॉटन है, ह्यूमन लेबर है, फैक्टर है, हाँ? इसके अलावा फैक्ट्री है या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। और जो प्रोसेसिंग है, यहाँ पे ग्रेनिंग है, स्पाइनिंग है, वीविंग, डाइंग है, प्रिंटिंग है, और जब आउटपुट होगा शर्ट जो हम पहनते हैं, है कि नहीं? कॉटन जो है ये क्या है, इनपुट। फिर जब यहाँ पर इन ये रॉ मटेरियल, फिर ये जो चीजें हो जाती हैं प्रिंट वगैरह, हाँ, डाइंग, सुखाना, बाकी चीजें, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। और जब फिर हमारे पास शर्ट तैयार हो जाती है, और इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेक्सटाइल, इसी को हम कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिल जाते हैं वहां से। और industrial regions, industrial region emerges when a number of industries locate close to each other। जब एक जगह पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज होंगे तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। फॉर एग्जांपल मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो हैं प्रेजेंट में, वो है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया में। मेजर इंडस्ट्री जो लोकेट है वो क्या होंगे, वो वहां पे होंगे जहाँ पे टेम्पर्ड एरिया होंगे, है ना? सी पोर्ट नजदीक होगा और कोल्ड फील्ड्स के नजदीक होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे सब इंडस्ट्रियल रीजन है, लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर, हाँ, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, है ना? ये सारी जो है ना यहाँ पे रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत सारी हमारे पास इंडस्ट्रीज एक एक ही जगह पे नजदीक ही नजदीक। Distributions of major industries, the world major industries और iron and steel industry, है कि नहीं? क्योंकि हर एक जगह पे आप देखो, टोटल आज के दौर की टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल में आयरन और स्टील का बहुत ज्यादा यूज हो जाता है है कि नहीं? तो कंट्रीज अगर हम आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, वो जर्मन में है, यूएसए में है, चाइना में है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया में,
हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये जो है ये मेजर एरियाज हैं जहाँ पे हमारे पास टेक्सटाइल्स, जहाँ पे हमारे पास आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। जैसे फीड इंडस्ट्रीज whose products are used as raw materials for the other industries. The input of the industries involves raw materials such as iron ore, coal and ये चीजें हैं जहाँ पे आयरन ओर है, कोल है, लैंडस्टोन है, ये सारी चीजें जो है ना ये इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या रॉ मटेरियल्स एज ए यूज होते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो इट गोज द सिमिलर नहीं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस हो जाते हैं और इस प्रोसेस को ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज ईदर मेड ऑफ स्टील और आयरन, है कि नहीं। हर एक चीज जो हम यूज करते हैं यहाँ पे शिप, ट्रेन, ट्रक्स, इन सब उन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है एक जगह पे दूसरी जगह लेने के लिए। यही मैंने बताया कि यहाँ पे मिनरल्स का यूज किया जाता है कि नहीं। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारी चीजें ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसर जो है वो कहाँ पे है। इसके अलावा चार स्टेट जहाँ पे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये भी हैं जहाँ पे हमारे पास आयरन और स्टील इंडस्ट्री मिल जाते हैं। अब जमशेदपुर की एक थोड़ी सी कहानी यहाँ पे दिया हुआ है कि बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है ना, ये जो थी ये प्राइवेट ओनर थी, लेकिन इंडिपेंडेंस 1947 के बाद तो 1907 में क्या टेस्को वजूद में आई। और जो इसके अलावा फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बहुत सारी जो है ना बहुत सारी आने लगी। और टेस्को जो है ना कोल फ्रॉम जोरिया कोल फील्ड्स एंड आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नीशियम फ्रॉम द उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ये वहां बहुत सारी जगहों से ये चीजें लाके रॉ मटेरियल्स लाके इन्होंने जमशेदपुर में क्या अपना इंडस्ट्री बढ़ाई। अब है थोड़ी कहानी पुत्शबर्ग के बारे में, जहाँ पे इम्पोर्टेंट सिटी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रेजेंट है। और ये जो है ना ये लोकेशन एडवांटेज है क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है ना कोल अवेलेबल है लोकली। और ये जो है ना वाइल द आयरन ओर कम्स फ्रॉम द आयरन मिल्स ऑफ मनी स्टोल अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पुत्शबर्ग। और ये जो है ना ये एक कहाँ पे है, ये प्रेजेंट है यूएसए में। तो ये थी कहानी यहाँ तक। तो इसी के साथ बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल के साथ स्टडी प्लेटफॉर्म 307। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे इंस्टा आईडी अयाज बट 43 पे जाके हमें मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5। यानी कि आज क्लास 8th का जियोग्राफी जो है वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आज इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। किसके बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे जो ह्यूमंस हैं वो इन जो रिसोर्स हमारे पास है वो कैसे इनको यूज करते हैं। और ह्यूमन एज ए रिसोर्स हम कैसे कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो रिसोर्स है, ह्यूमन जो है वो रिसोर्स है। ये चीज समझने की हम कोशिश करेंगे क्लास 8th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स हैं क्या, इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन को हम रिसोर्स क्यों कहते हैं ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब जो हमारे पास जो ये रिसोर्स थे, अब ये जो हमारे पास रिसोर्स, अब जो ह्यूमन जो रिसोर्स हैं, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन की बुनियाद पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फिर हम देखेंगे डेंसिटी यानी कि ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे फैक्टर्स दैट इफेक्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट
करते हैं, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे उसके दो प्रकार हैं, दो टाइप्स है। एक हमारे पास है जियोग्राफिकल एंड दूसरा है सोशल एंड कल्चर। फिर हम देखेंगे जियोग्राफिकल, जहाँ पे हम देखेंगे ट्रोपोग्राफी, जहाँ पे हम देखेंगे क्लाइमेट, ये सारी चीजें आ जाती हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे पॉपुलेशन चेंज, इसके बाद हम देखेंगे क्या, पॉपुलेशन चेंज, इसके बाद हम देखेंगे पॉपुलेशन चेंज है क्या। ठीक, फिर हम देखेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन के मुताबिक, फिर पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन के बाद ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये जो चैप्टर है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। आए देखते हैं आगे, आए देखते हैं आगे, ठीक ना। तो हम देखते हैं नेचुरल एज ए रिसोर्स, नेचुरल एंड एज ए रिसोर्स। नेचुरल को हम रिसोर्स क्यों कहते हैं, देखो पहली जो लाइन एनसीईआरटी पे लिखी हुई है वो है पीपल और a nation's greatest resource। जो ह्यूमंस हैं, जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, ये एक कंट्री के रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर यहाँ पे डॉक्टर्स ही सारे होंगे, बाकी नहीं होंगे, तो मुझे बताओ डॉक्टर्स बनेंगे कहाँ से। तो दैट मीन्स कि कोई यहाँ पे भी, कोई क्या होता है, किसी भी कंट्री में कहीं ना कहीं आपको देखेगा कोई ऐसा बंदा होता है जो टीचर होता है ना, कोई ऐसा बंदा होता है जो क्या होता है, जो डॉक्टर होता है कि नहीं। ऐसा ही कोई बंदा होता है जो किसी और प्रोफेसर में जो लॉयर होता है, ठीक है ना, लॉयर होता है कि नहीं। कोई ऐसा भी बंदा होता है जो क्या करता है, जो पुलिस डिपार्टमेंट में होता है, जो पुलिस होता है कि नहीं। या कोई ऐसा भी होता है जो हमारे पास वर्कर भी होता है कि नहीं, जो मजदूर भी होता है। ऐसे जब ये सारे मिल जाते हैं, तभी तो ये क्या करते हैं, तभी तो ये रिसोर्स बन जाते हैं। सारे क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, ये नेचर्स, ठीक है ना। ये कब बनते हैं, जब हम देखते हैं यूजफुल, जब हर एक अपने अपने लेवल से अपना अपना काम करते हैं और इसको रिसोर्स बनाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अल्टीमेट रिसोर्स, हेल्थ है, एजुकेशन है, कोई कोई मोटिवेटेड लोग आपको मिलेंगे, ये सारे क्या है, ये रिसोर्स है। रिसोर्स क्या है, रिसोर्स हर एक वो चीज जिसकी वर्थ हो, जिसका कोई कीमत हो, है कि नहीं, जो हम यूज करें फर्दर जनरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल एजुकेशन लेवल्स हैं, फॉर एग्जांपल एज है, फॉर एग्जांपल सेक्स है। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब मेल है, फीमेल है, ये सारी चीजें जो है ना, ये क्या करते हैं, इम्पैक्ट पड़ाते हैं, है कि ना। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग, है कि नहीं। ये सारी चीजें जो है ना, कहीं कहीं पे आप देखोगे एज है ना, एज क्या करता है, कहीं भी आप देखोगे जो मिडल वाले एज होते हैं, जो यंग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज्यादा काम करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जब ये सारे मिल जाते हैं, ये ह्यूमंस एज ए रिसोर्स काम करते हैं। जब ये लायर मिल जाएगा, जब ये डॉक्टर मिल जाएगा, जब ये हाँ पुलिस वाला मिल जाएगा, ये सारे क्या करते हैं, एज ए। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अब देखो द वे इन विच द पॉपुलेशन ऑफ सेपरेट अक्रॉस द अर्थ इज कॉल्ड। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यही जो हमारे पास पॉपुलेशन है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कहीं कहीं पे आप देखोगे हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे पास कितने आप देखो हमारे पास कितने कंट्रियां हैं, है ना। आप देखो हमारे एशिया में ही 48 कंट्रियां हैं। आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लोग रहते हैं, वो इस तरीके के रहते हैं जिस तरीके का उनका सराउंडिंग्स है। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर पॉपुलेटेड। सिंपली कई कई जगह पे ऐसी पॉपुलेटेड डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। और कई कई पे ऐसा भी है जहाँ पे कुछ कुछ लोग रहते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वो क्या है, वो जस्ट 10 कंट्रीज में प्रेजेंट। 100 मिलियन पीपल्स इनमें प्रेजेंट है, एक ही कंट्री, मोर देन 100 मिलियन पीपल। आप अंदाजा लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे हर एक तरह की फैसिलिटी होगी, है कि नहीं। यहाँ पे कौन सी फैसिलिटी होगी, हर एक तरह की फैसिलिटी होगी, मतलब मोस्टली जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंसान की।
अब देखो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी का मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में, अब देखो ये अगर मैं मान लो ये स्क्वायर बनना ही नहीं पहले, स्क्वायर किसको हम कहते हैं, अगर आप, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं बना, इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, स्क्वायर जैसा बन गया, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इस वाले पोर्शन, यहाँ पे 1 किलोमीटर, यहाँ से 1, यहाँ से 1, इसी को हम कहते हैं ना, जो चारों साइड क्या होंगे, लेंथ, जिसकी सेम होगी। तो population density is a number of people living in a unit area or surface, लिंगत यूनिट, ये यही है ना, इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस पर स्क्वायर किलोमीटर, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फोर इज 50, एवरेज जो है कहीं कहीं पे ज्यादा है, कहीं कहीं पे ज्यादा कम है, और जो एवरेज है वर्ल्ड की वो है 51% पर किलोमीटर। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, ये याद है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिफरेंट जगहों पे लोग रह रहे हैं, हमने देखा कि 60% पॉपुलेशन 10 कंट्री में प्रेजेंट है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जियोग्राफिकल फैक्टर्स एंड सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अभी हम देखेंगे जियोग्राफिकल फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स मतलब टोपोग्राफी, टोपोग्राफी सिंपली लोग वहां पे रहेंगे जहां पर प्लेन्स होंगे, है ना, पीपल्स वहां पे नहीं रहेंगे ना जहां पे माउंटेन्स होंगे। यही बता रहे हैं कि प्लेस जो है वो प्रेफर करेंगे प्लेन्स में एज कम्पेयर टू द माउंटेन्स, एज कम्पेयर टू द प्लेट्यूज, क्योंकि वहां पे उनको क्या मिलेगी, वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो इनको एक प्लेन में मिल जाती है कि नहीं। इसके अलावा क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे, वो क्लाइमेट वहां पर रहना पसंद करेंगे जहां उनको बेहतर क्लाइमेट मिले, जहां ना ज्यादा गर्मी हो और ना ज्यादा सर्दी हो। कौन रहना चाहेगा सहारा डेजर्ट, कौन रहना चाहेगा लद्दाख जैसे एरिया में, है कि नहीं। और सारे कहाँ रहना चाहेंगे, हमारे जैसे कश्मीर में, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा। तो सॉइल, अगर हम सॉइल की बात करेंगे, यहाँ पे फर्टाइल सॉइल जहाँ पे होंगी लोग वहीं पे रहना पसंद करेंगे, है ना। फर्टाइल प्लेन्स फॉर एग्जांपल गंगा है, ब्रह्मपुत्र है इंडिया में अगर हम बात करेंगे। इसके अलावा चाइना की कुछ जगह है, इसके अलावा इजिप्ट जो नील है वहां पर, हाँ। तो लोग वहां वहां जाने की कोशिश करते हैं जहां पे सॉयल जरखेज हो, जहां पे सॉयल क्या होगी, फर्टाइल होगी। और इसके अलावा जहां पे वाटर अवेलेबल हो, है ना, पीपल वहां पर प्रेफर करेंगे जहां वाटर क्या होगी, फ्रेश वाटर क्या होगा अवेलेबल। और इसके अलावा जहां पे मिनरल्स भी पाए जाते होंगे सिंपली, जहां पे मोर पॉपुलेटेड मिनरल्स एरिया होंगे वहां जाएंगे, जहां पे डायमंड्स ऑफ अफ्रीका एंड डिस्कवर्ड oil in the Middle East led to striling of people in this area, सिंपली वहां पे वो आराम से वो चीजें ला सकते हैं। एक वो चीजें ला सकते हैं, दूसरी बात ये है उनको वहां पर काम भी मिलेगी, है कि नहीं। काम मिलेगी तो उनकी जो रोजाना जिंदगी है वो भी चलेगी। अब हम देखेंगे सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या। तो सोशल कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, सोशल फॉर एग्जांपल वहां पे रहना पसंद करेंगे जहां पे उनको क्या मिलेगी, जहां पे उनको बेहतर हाउसिंग मिलेगी, जहां पे उनको बेहतर एजुकेशन मिलेगा, जहां पे उनको हॉस्पिटलिटी यानी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगे, है कि नहीं। और वहां पे क्या होंगे, डेंस पॉपुलेट। अब वहां पे जहां पे क्या होंगे, रिलीजियस फॉर एग्जांपल कल्चर की बात करेंगे, रिलीजियस सिग्निफिकेंस मिलेंगी, फॉर एग्जांपल वाराणसी, हाँ, जेरूसलम। तो यहाँ पे वो लोग या वेटिकन सिटी, वहां पे वो लोग क्या करेंगे, रहना पसंद करेंगे। और इकोनॉमिक एरियाज फॉर एग्जांपल जहाँ पे उनको लगे कि हमें क्या दिया जाएगा, हमें एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी, वो माइनस के इर्द गिर्द रहना चाहेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे उनको मिलेगी वो वहीं पे जाएंगे। अब पॉपुलेशन चेंज, अब ये पॉपुलेशन जो है ना चेंज होती जा रही है स्पेसिफिक विद टाइम।
अब ये किस पे डिपेंड करेंगे वो हम देखेंगे अभी। द पॉपुलेशन चेंज फॉर चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम। आप देखो कुछ बंदे यहाँ से उनकी शादी कुछ शादी हुई है कहाँ पे, किसी और जगह पे, कश्मीर से कन्याकुमारी, अब वो वहां पे शिफ्ट हो गई। अब जब वो वहां पे शिफ्ट हो गई तो सिंपली क्या बात होगी, वहां पे डेंसिटी, वहां पे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी, यहाँ क्या होगी, यहाँ कम हो जाएगी, है कि नहीं। और ये चेंज होते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये नंबर ऑफ बर्थ पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स पे डिपेंड करते हैं, है कि नहीं। अगर हम लॉन्ग पीरियड हिस्ट्री 1800 की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे स्टेडी होती थी, स्लोली होती थी। अब आप देखोगे जब जब कि बीमारियां हो जाती थी तब क्या होती थी, तब लोग नहीं बच जाते थे। 1804 जबकि रशिया, जब हम देखेंगे क्लास 9th में, और 1904 की अगर हम बात करेंगे, जहाँ पे फ्रांस में किसका राज चल रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट वहां पे आए थे। और 1804 तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 1 बिलियन, और 155 ईयर्स लेटर 1959 में कितने हो गए, 3 बिलियन तक हो गए। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। कैसे, क्योंकि डेथ रेट्स कम होगी वहां पे, क्या हो गए थे, क्योंकि तरक्की हो रही थी ना, तरक्की हो रही थी, फैसिलिटीज आ रहे थे, तो सिंपली डेथ रेट्स कम हो गए थे। 1999 में 40 इयर्स लेटर पॉपुलेशन डबल हुई थी, 6 बिलियन। और आप देखो आज कितनी है। बर्थ आर यूजुअली, अब कुछ फैक्टर्स हैं, बर्थ रेट है। बर्थ रेट मतलब कितने नंबर ऑफ बर्थ होते हैं पर 1000 पीपल्स, और ऐसी डेथ रेट यानी नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000। और ऐसी जो इसकी डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री दिस नोन एज ए नेचुरल ग्रोथ रेट। इसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक, सिंपली जहां पर डेथ रेट कम होगी वहां की पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज। और माइग्रेशन जो है ये भी एक फैक्टर है ना, एक जगह मैंने आपको बताया। अब ये दो तरीके के माइग्रेशन हो जा सकते होते हैं। एक होता है इमिग्रेंट्स, यानी कि इमिग्रेंट्स पीपल्स हु अराइव्ड इन अ कंट्री, जो आई, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे इंडिया की, अगर यहाँ पे अमेरिका से, बर्तानिया से, यहाँ पे चाइना से, यहाँ पे नेपाल से लोग आ गए, यानी इसको हम कहते हैं इमिग्रेंट्स। अगर यहाँ से गए तो उनको बोलते हैं इमिग्रेंट्स, ठीक है, जो लीव करेंगे कंट्री, ठीक है ना। और कंट्रीज फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, यहाँ पे इमिग्रेंट ज्यादा है क्योंकि वहां पे काम करने वाले ज्यादा हैं। और सूडान जो है वो एग्जांपल है जहाँ से लोग जा रहे हैं, है ना। और ऐसी हैं पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, रेट ऑफ पॉपुलेशन growth vary across the world. Simply, although the world's total population is rising rapidly, not all countries are expanding this growth. और कहीं कहीं पे आप देखोगे ज्यादा पॉपुलेशन है, कहीं कहीं पे आप देखोगे कम पॉपुलेशन है, यही है पैटर्न। अब है पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ पैरामीटर्स बनाए गए। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन help us to know the how many are the males and females। पॉपुलेशन बनाई जाती है जहाँ पे हमें ये पता चलता है क्या, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, एज उनकी पता चलती है, एजुकेशन उनके पता चलते हैं, उनके ऑक्यूपेशंस को पता चलते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट को पता चलते हैं, और उनके इनकम, उनके हेल्थ कंडीशंस पता चलते हैं। और इसके अलावा ये क्या पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो क्या दिखाता है, वो टोटल एज दिखाता है, जो 5 से 9 तक और 10 से 14 तक, ठीक है ना। सब डिवाइड इनटू फिर मेल दिखाता है, फिर फीमेल दिखाता है। ये सारी जानकारी हमें किसमें मिलते हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन। The shape of the population pyramid tells the story of the people living in the particular country. The numbers of children below 15 are shown at bottom. Below 15 जो है वो bottom पे होते हैं, और ऐसे reflects the levels of birth. The size of the top shows the number of aged peoples, यानी कि age जो है वो ऊपर होते हैं, children below नीचे होते हैं, और सेंटर में कौन से होते हैं, वो जवान टाइप। यहाँ तक क्लियर, ये समझ आ गया आपको। तो यही थी आज की कहानी। तो थैंक यू। स्टडी प्लेटफॉर्म 307 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें,
और हमारे इस हमारे इस इंस्टा पे आप मैसेज भी कर सकते हो अगर किसी को कोई डाउट हो तो। ठीक,